Hello and welcome to day 2 of operational risk. So before we proceed with the day 2, let's have a quick revision कि हमने day 1 में क्या क्या सीखा था ऑपरेशनल रिस्क के बारे में। हमने देखा था ऑपरेशनल रिस्क का डेफिनेशन कि दो फैक्टर्स होता है, इंटरनल इवेंट से होता है और एक्सटर्नल इवेंट से आता है। इंटरनल इवेंट्स में आपका प्रोसेस है, पीपल है, सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था व्हाट डज इट इंक्लूड, ऑपरेशनल रिस्क में क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला है इंटरनल प्रोसेस, सेकेंड है सिस्टम फेलियर, थर्ड है ह्यूमन फेलियर, fourth external events like cyber attack, terrorism, events like regulatory fines, litigation, rogue trading। हमने इसमें इन डेप्थ में बात किया था। फिर हमने देखा था व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता ऑपरेशनल रिस्क में, स्ट्रैटेजिक रिस्क इंक्लूड नहीं होता है और रेपुटेशनल रिस्क इंक्लूड नहीं होता है। फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में देखा बेसल टू का क्लासिफिकेशन। पहला है कॉज बेस्ड क्लासिफिकेशन, सेकेंड आता है इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। हमने वन बाय वन डिस्कस किया था कि कॉज बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या है, पीपल ओरिएंटेड होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, एक्सटर्नल कॉजेज होता है। फिर हमने देखा था इफेक्ट बेस्ड में क्या आता था, लीगल लाइबिलिटी था, रेगुलेटरी पेनल्टीज था, कंप्लायंस फेलियर था, टैक्सेशन पेनल्टीज था। फिर हमने देखा था इवेंट बेस्ड में क्या क्या, इंटरनल फ्रॉड आया, एक्सटर्नल फ्रॉड पे डिस्कशन किया था हमने, एम्प्लॉय प्रैक्टिस एंड वर्क स्पेस सेफ्टी देखा था। उसके बाद हमने देखा था क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस से प्रैक्टिस। फिर हमने देखा था डैमेज टू फिजिकल एसेट पे डिस्कशन किया था। फिर हमने डिस्कशन किया था बिजनेस डिसरप्शन एंड सिस्टम फेलियर। फिर फाइनली हमने डिस्कशन किया था एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया था, इन डेप्थ डिस्कशन किया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो बेसिल के अकॉर्डिंग 11 मेजर प्रिंसिपल्स थे। पहला था गवर्नेंस एंड कल्चर, हमने इस पर इन डेप्थ में डिस्कशन किया था। सेकेंड था इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, थर्ड था रोल ऑफ द बोर्ड, फोर्थ रिस्क एपेटाइट, फिफ्थ था रोल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, सिक्स था रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, सेवन्थ था उसके बाद देखा था हमने न्यू प्रोडक्ट एंड अप्रूवल पे। फिर हमने डिस्कशन किया था मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग पे। फिर हमने डिस्कशन किया था कंट्रोल इन्वायरमेंट पे, बिजनेस रेजिलियंस एंड कंटिन्यूटी पे, एंड फाइनली हमने डिस्कशन किया था डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी पे। क्लियर था यहाँ तक। तो आज हम डे टू में क्या क्या कवर करेंगे, आज हम डे टू में देखेंगे, हम आज कवर करने वाले मेजरमेंट अप्रोच ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। तो जैसे कि हमने क्रेडिट रिस्क में देखा था, कोई भी रिस्क अगर आप लेते हो तो आपको कैपिटल एक अलग से रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेजरमेंट अप्रोच है ऑपरेशनल रिस्क के लिए, और हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज पे, कुछ एमसीक्यूज हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। बोलता क्वांटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क को क्वांटिफाई करना खुद में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है एंड इज ए वेरी हरकुलियन टास्क, बिकॉज जब हम क्रेडिट रिस्क या मार्केट रिस्क की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको अमाउंट स्पेसिफाइड रहता है। तो अमाउंट के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज कुछ भी रहता है उसके अकॉर्डिंग हम मेजर कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है। सपोज टेररिज्म से अटैक हुआ, क्या लॉस हुआ, इट इज़ डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। कैशियर से आया, क्या क्वांटम में आया, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। साइबर थ्रेट से आता है तो इट इज़ डिफिकल्ट कि इस साइबर थ्रेट में कितना मेरा क्वांटिफाई हो सकता है। किसी साइबर थ्रेट में सपोज 1000 करोड़ का लॉस हुआ, किसी साइबर थ्रेट में वो 100 करोड़ का लॉस हुआ, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। इसलिए क्या बोल रहा है, बेसल हैज रिकॉग्नाइज्ड द डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ ऑपरेशनल लॉस। बेसल को ये समझ में आया था कि बहुत डिफिकल्ट है, तो इट हैज प्रोवाइडेड एन ऑप्शन फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपिटल एलोकेशन। एक ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया कैपिटल एलोकेशन के लिए, ठीक है। इसने इसको तीन कैटेगरीज में बांटा। सबसे पहला कैटेगरी क्या है, द बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं BIA। सेकंड आया था द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं TSA। थर्ड आता है एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं AMA। तो वन बाय वन चलो हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये अप्रोचेस क्या है, ठीक है। तो पहला हमने जो डिस्कस किया था बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, BIA। मतलब व्हेन बैंक यूजेस दिस अप्रोच दे मस्ट होल्ड कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क to the average of previous 3 years. Previous years is important of a fixed percentage of a positive annual gross income। मतलब अगर प्रीवियस इस अप्रोच को कोई बैंक यूज कर रहा है, उसको जो कैपिटल रखना है वो है प्रीवियस 3 years का एक फिक्स्ड परसेंटेज, ओनली पॉजिटिव एनुअल क्रॉस इनकम। द वर्ड पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी ईयर में क्रॉस एनुअल इनकम जीरो या नेगेटिव रहा है तो उसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अब बोलता है दिस फिक्स्ड परसेंटेज इज 15%, कॉल्ड एज अल्फा। तो फिक्स्ड परसेंटेज क्या है, 15%, इसको हम अल्फा भी बोलते हैं।
अब ग्रॉस इनकम, व्हाट इज ग्रॉस इनकम? बोलता है नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम, ये दोनों का जो सम है दैट इज योर ग्रॉस इनकम। अब एक और इसमें बेसल ने क्या रखा है कि नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम शुड एक्सक्लूड HTM प्रॉफिट्स, हेल्ड टिल मैच्योरिटी प्रॉफिट जो बोलते हैं, इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से कोई भी इनकम होगा, एंड एनी इरेगुलर इनकम, इसको एक्सक्लूड करके चलना है। तो कोई भी बैंक अगर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को यूज़ कर रही है ऑपरेशनल रिस्क या कैपिटल मेजर करने के लिए, तो उसको क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस 3 ईयर्स का फिक्स्ड परसेंटेज जो कि 15% डिफाइन किया, पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम ही कंसिडर करें, जहाँ पे ग्रॉस इनकम को डिफाइन किया गया है नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, फिर बोला गया है कि नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम शुड इंक्लूड HTM, इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस और एनी इरेगुलर इनकम। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, बोलता है ग्रॉस इनकम ऑफ ए बैंक कैन बी अराइव्ड एज अंडर, ठीक है, कैपिटल क्या बोलता है इसमें, 15% इंटू एवरेज पॉजिटिव ग्रॉस इनकम लास्ट 3 ईयर्स, ओनली पॉजिटिव, यहाँ पे देखना मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, अगर ये अप्रोच कोई भी बैंक यूज कर रहा है तो उसमें कैपिटल रिक्वायर क्या होगा, 15 इंटू सपोज लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज 25 है तो 75 डिवाइडेड बाई 3, आपका हो गया क्या, 25 का 15% हमको निकालना है। क्लियर है? तो इसमें इतना बैंक को कैपिटल रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, इसको बोलते हैं TSA। पहले हम क्या किए थे, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को डिस्कस किए थे, अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। तो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच में क्या होता है, बैंक यूजिंग दिस अप्रोच डिवाइड्स इट्स एक्टिविटीज इन 8 बिजनेस लाइंस। मतलब ये अप्रोच कोई बैंक यूज कर रहा है तो इसमें अपना जो एक्टिविटीज को 8 बिजनेस लाइन में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। बोला बिजनेस लाइन बीटा फैक्टर, मतलब 8 जो है, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो 18% है, ट्रेडिंग एंड सेल्स है तो 18% बीटा फैक्टर है उसका, रिटेल बैंकिंग है तो 12% बीटा फैक्टर है, कमर्शियल बैंकिंग है तो 15% का बीटा फैक्टर है, पेमेंट एंड सेटलमेंट है तो 18% का है, एजेंसी सर्विसेज अगर बैंक प्रोवाइड कराती है तो 15% है, एसेट मैनेजमेंट है 12% है, रिटेल ब्रोकरेज में 12% है। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ईयर, मैंने इस अप्रोच से 8 अलग अलग बिजनेस लाइन डिवाइड किया, तो कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल बोलता है समेशन ऑफ ग्रॉस इनकम ऑफ ईच बिजनेस लाइन इनटू बीटा फैक्टर। सपोज स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस में कैलकुलेट है तो ग्रॉस इनकम कॉर्पोरेट फाइनेंस का और उसका बीटा फैक्टर है 18, तो उस 18 से मल्टीप्लाई करती है तो वो इसका कैपिटल आ गया निकाल के। बोलता बीटा फैक्टर्स डिफर्स बाय बिजनेस रिस्क प्रोफाइल, हमने देखा था जैसे अलग अलग है रिस्क प्रोफाइल है तो अलग अलग बीटा फैक्टर है, और द मोर रिस्क हायर बीटा, जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा हायर बीटा है, तो कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच, ये थोड़ा क्वालिटेटिव अप्रोच है, दिस इज मोर ऑफ ए क्वालिटेटिव अप्रोच। मतलब क्या है, बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल इज रिस्क मेजर्स जनरेटेड बाय बैंक्स इंटरनल मॉडल, बैंक अपना इंटरनल मॉडल से रिस्क मेजर करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन पहला इंटरनल लॉसेस डाटा है, हिस्टोरिकल डाटा यूज करेगा, एक्सटर्नल लॉस से कितना डाटा हुआ है, सिनेरियो एनालिसिस है, और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। ये चारों फैक्टर को रिकॉन करेगा टू मेजर टू है मैंने होल्ड द कैपिटल व्हेन यूजिंग दिस अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। कि लास्ट सपोज हिस्टोरिकल डाटा ले लिया बैंक ने, लास्ट 3 साल में इंटरनल लॉस से मेरा कितना डाटा हो गया, लास्ट 3 ईयर से एक्सटर्नल लॉस डेटा कितना हो गया, सिनेरियो एनालिसिस रन किया, और कंट्रोल इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट जो बिजनेस या डे टू डे ब्रांच की एक्टिविटीज है उससे मुझे क्या लॉस हुआ। ठीक है, बोलता है रिक्वायर सुपरवाइजरी अप्रूवल, सुपरवाइजरी अप्रूवल मतलब सिंपल बोर्ड अप्रूवल रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, तो इसको समझते हैं। बोलता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल अंडर AMA एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच। क्लियर है, बोलता है स्टेप 1 जेनेरिक मेजरमेंट अप्रोच, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्रोफाइलिंग। इसमें क्या करता है, पहले आइडेंटिफाई रिस्क करो, फिर क्वांटिफाई करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई देन क्वांटिफाई देन प्रायोरिटाइज रिस्क, ये हॉटस्पॉट है, प्रायोरिटाइज करना है हमको। क्लियर है, और फोर्थ इज डेवलप स्ट्रैटेजी, ये 4 स्टेप पहला स्टेप में करना है, यानी हमको जिसको बोलते हैं जेनेरिक मेजरमेंट अप्रोच, पहला रिस्क को आइडेंटिफाई करो, फिर क्वांटिफाई करेंगे, फिर प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। सेकेंड स्टेप में आता है एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क लेवल, फिर ऑपरेशनल रिस्क लेवल का एस्टिमेशन करेंगे। इसको कैसे करेंगे, बोलता ऑपरेशनल रिस्क डिपेंड्स ऑन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रिस्क ऑपरेशनल रिस्क ऑकर करेगा। टेक फॉर एग्जांपल कि एक ब्रांच है, उसमें कोई कस्टमर आया 1 लाख का ट्रांसफर कराने के लिए, आरटीजीएस करने के लिए, उसके अकाउंट से गलती से 10 लाख रुपया हो गया। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखें, क्या प्रोबेबिलिटी को स्केल दिया गया, 1 इज नेग्लिजिबल, 2 इज लो, 3 इज मीडियम, 4th इज हाई एंड 5th इज वेरी हाई। तो यहाँ पे सपोज जो ट्रांसफर वाला है दैट इज वेरी लो, तो वहाँ पे दे दिए नेग्लिजिबल या लो का दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस के बोलते हैं एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट। एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसे होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीवियरिटी ऑफ लॉस हिस्टोरिकल प्लस एस्टिमेटेड मेजर एज पर स्टेप 1, ठीक है। मतलब क्या होता है, सीवियरिटी ऑफ लॉस देखते हैं, हिस्टोरिकल भी देख लेते हैं, एस्टिमेटेड रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग इसको नेग्लिजिबल, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई पे रखा गया है। थर्ड स्टेप इस पे क्या आता है, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब क्या है, मेजर्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल कंट्रोल 100%। मतलब आपने अगर उसका इफेक्टिवनेस 100% है तो 100% है, आपका इफेक्टिवनेस में कमी है, आपने उसको 60% दिया, उससे कम है 30% दिया, अलग अलग पैरामीटर आपने दिया। तो ये तीनों पॉइंट को जब हम कंबाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो कंबाइंड फार्मूला क्या होता है ऑपरेशनल रिस्क लेवल का एएमए अप्रोच में, probability into financial impact into 1 minus कंट्रोल फैक्टर। क्लियर है। पहला स्टेप में हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, क्वांटिफाई किया, प्रायोरिटाइज किया, फिर स्ट्रेटेजी डेवलप किया। सेकेंड स्टेप में हम एस्टिमेशन किए ऑपरेशनल रिस्क। एस्टिमेशन कैसे किए, पहले देख लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस क्या है, स्केलिंग कर दिए 1 to 5। नेक्स्ट हम उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है, उसमें भी सीवियरिटी ऑफ लॉस, यहाँ पे 2 डेटा यूज किए, हिस्टोरिकल किया और एस्टिमेट भी किया। और थर्ड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, कितना इफेक्टिव है मेरा कंट्रोल मेजर है, वहाँ पे 100 बीइंग द मैक्सिमम, तो उसके अकॉर्डिंग ये कंबाइंड फॉर्मूला मिला एएमए अप्रोच में। क्लियर है यहाँ तक। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। अब देखो नेसेसिटी ऑफ आईआरएम इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट बोलता है, रिस्क मैनेजमेंट इज ए बेसिक नेसेसिटी एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट सेंट्रलाइजेस द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग रिस्क एक्सपोजर so that the organization can determine how best to absorb, limit और ट्रांसफर रिस्क। किसी भी रिस्क का है, अगर वो रिस्क को आप इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं लगाते हैं, मतलब होलिस्टिक अप्रोच नहीं लेते हैं हम उसमें, देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल की हाउ बेस्ट टू एब्जॉर्व, रिस्क को एब्जॉर्व कैसे कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले भी हम लोग डिस्कस किए कि रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता, यू कैन आइदर एब्जॉर्ब इट, यू कैन आइदर लिमिट इट, यू कैन आइदर ट्रांसफर इट, मिटिगेशन प्रोसेस जो बोलते हैं। बोलता आईआरएम अप्रोच कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, थर्ड प्रोसेस होना चाहिए एंड फोर्थ सिस्टम होना चाहिए। दिस इज द इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। क्लियर है। अब देखो हमने जो पढ़ा कि बेसल से कैपिटल कैलकुलेशन का, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये इसको समझते हैं एमसीक्यू से, ठीक है। अब देखो गिवन द फॉलोइंग, क्या क्या हमारे पास डेटा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस 4 है, पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट 4 है, और इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल 0% है। मतलब क्या है, रिस्क का जो कंट्रोल करने का कैपेसिटी, या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या यूज होता है, मेजर्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल कंट्रोल, मैंने कंट्रोल करने के लिए कोई रिस्क नहीं है, इसके पास 0 दिया हुआ है। अब बोलता है व्हाट इज द एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। क्लियर है। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्या है 4 है। फिर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है 4 है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है फॉर्मूला में, इनटू 1 माइनस कंट्रोल फैक्टर। तो ये 4 हो गया, इंटू 4 16, और 1 माइनस 0 इज 1, तो 16 आ गया। तो स्केल क्या है हमारे पास, 1 to 5 का स्केल है, 16 तो चला गया कहाँ पे, वेरी हाई में। तो इस वाले पे आंसर क्या होगा हमारा 4। क्लियर है। एक बार फिर से देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस 4 है, पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट 4 है, और इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल से, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है, 0% है। तो बोलता है ऑपरेशनल रिस्क लेवल को कैलकुलेट करो, सिंपल सा है। प्रोबेबिलिटी हमारा 4 है, 4 इंटू 4 इंटू 1 माइनस 0, तो 16 इंटू 1 इज 16। तो हायर मेरा क्या है मैक्सिमम, यहाँ पे 1 to 5 है, स्केल 5 बीइंग द हाईएस्ट, यहाँ पे जो सुटेबल ऑप्शन है दैट इज 4। यहाँ पे सही आंसर क्या है 4 है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं
बोलता है रिस्क हैज प्रोबेबिलिटी 5, इम्पैक्ट 5, कंट्रोल इफेक्टिवनेस 20, व्हाट इज द रेसिडुअल रिस्क स्कोर। क्लियर है। अब देखो कंट्रोल फैक्टर क्या करेंगे, 1 माइनस 0.20, यहाँ फार्मूला था। ओके, तो 1 माइनस 20% तो कितना हो गया, 0.80 आ गया यहाँ पे। तो 25 इंटू 0.80 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो आप लोग, क्योंकि फार्मूला क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट इंटू 0.80। क्या आंसर आया, टाइप करो आप लोग चैट बॉक्स में, टाइप बताओ। ओके, आंसर सिंपल है, द आंसर विल बी 20। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 20। यहाँ तक क्लियर। एडवांस्ड मैनेजमेंट अप्रोच पे ज़्यादातर आपको यहाँ इस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, सीआईबी में जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, लेट्स। तो बोलता है एमसीक्यू, बोलता है इफ प्रोबेबिलिटी इज 4 एंड इम्पैक्ट इज 3, what minimum control effectiveness is required to reduce risk, रेसिडुअल रिस्क टू 6। अब यहाँ पे देखो रेसिडुअल रिस्क दे दिया गया आपको, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दे दिया गया, इम्पैक्ट दे दिया गया है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल इफेक्टिवनेस को करना है। सिंपल से फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, रेसिडुअल रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इंटू इंटू इम्पैक्ट इंटू 1 माइनस कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट करो आप लोग। फार्मूला सेम लगाएंगे हम लोग, फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा। बन गया, तो अगर बना है तो आप रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर्स बताओ। लेट्स सी, साथ में सॉल्व करेंगे तब थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ सिंपल क्या है, क्वेश्चंस क्लियर है, सिंपल समझते हैं। बोलता है प्रोबेबिलिटी 4 है, इम्पैक्ट 3 है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, पहले इनहेरेंट रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट आ गया, 4 इंटू 3 हो गया 12। अब कंट्रोल इफेक्टिवनेस हो गया, इसको मान लेते हैं एक्स। तो रेसिडुअल रिस्क का अपने फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 1 माइनस एक्स। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आंसर क्या मिलेगा, 50। तो करेक्ट आंसर क्या है, 50%। क्लियर है। चलो एक और एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। ए बैंक रिपोर्ट्स, सॉरी यहाँ पे इवेंट होगा, इवेंट ए फ्रीक्वेंसी पर ईयर 200, एवरेज लॉस पर इवेंट इज 50 lakhs। ठीक है, इवेंट बी फ्रीक्वेंसी पर ईयर 3, एवरेज लॉस पर इवेंट इज 40 lakhs। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, which of the following statements is true, both are high frequency risk, event A is high frequency low loss। ठीक है, इवेंट ए इज LFHS। LFHS क्लियर है क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी हाई सिविरिटी, लो फ्रीक्वेंसी हाई सिविरिटी। एंड इवेंट बी कंट्रीब्यूट्स लेस टू टोटल लॉस। अब बताओ इसमें कौन सा सही है। इसको समझने के लिए सिंपल क्या करना है हमको, फ्रीक्वेंसी कितना है 200 है, लॉस पर इवेंट कितना है 0.50 लैक्स, तो 200 इंटू 0.50 लगाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 200 इंटू 0.50 आ जाएगा 100 lakhs। इवेंट बी का टोटल लॉस क्या हो गया, 3 इंटू 40 120 lakhs। इसका मतलब क्या हो गया, इवेंट ए हाई फ्रीक्वेंसी लो सिविरिटी में आ गया, इवेंट बी में क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी हाई सिविरिटी में आ गया। तो मेरा कौन कौन सा सही रहेगा, ये मेरा आंसर करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशनल रिस्क का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो, क्लियर है। आप लोग एक बार बुक्स गो थ्रू कर लेना, मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा, और एमसीक्यूज जरूर से सॉल्व करना, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डोंट अप्लाई, आपका अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट जो एप्लीकेशन आएगा एग्जाम्स में
उसमें थोड़ा सा डाउट रह जाएगा। तो कोई भी आपको डाउट हो या कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो हमारा नेक्स्ट क्लास जो रहेगा दैट इज़ ऑन मार्केट रिस्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।